ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीएसईटी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ चैप्टर 3 है आपका, सीएसईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड ये चैप्टर जो है आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छा ग्रिप दिलवाएगा, क्योंकि ये जो आप लोग पढ़ रहे हो ना सीएसईटी में, ये कंप्लीटली बेसिक टॉपिक्स है एंड यही बेसिक टॉपिक्स ये आपका फाउंडेशन बनता है एंड देन यू गो टू सीएस एग्जीक्यूटिव विद अ बेटर, बताओ क्या, नॉलेज। देखो बहुत अच्छे से समझना इस चैप्टर को। ये है कंपनी लॉ जो आपका कोर सब्जेक्ट होने वाला है फॉर योर एंटायर लाइफ, क्योंकि आप बनने वाले हो कंपनी सेक्रेटरी। तो कंपनी लॉ का कुछ एलिमेंट्स हम लोग देखने वाले हैं। सब लोग सब कुछ नहीं देख पाएंगे हम लोग, बहुत बहुत वास्ट है कंपनी लॉ, लेकिन जो आपके मटेरियल में है वो सिर्फ एक प्रकार का इंट्रोडक्शन है, वही हम लोग कंप्लीट करेंगे। लगभग 3 दिन में ये क्लास जो है ख़त्म होगा एंड हर क्लास के एंड में मैं आपको एमसीक्यू पेपर्स जो है वो डिलीवर करूंगा। एमसीक्यू पेपर्स आपको प्रैक्टिस करना है हर क्लास के बाद। आफ्टर यू कंप्लीट नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा, देखो नोट्स जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, प्लस आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। सारा डिटेल जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है सब कुछ। एंड ऑल्सो रेगुलर अपडेट्स के लिए आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो आप ज्वाइन करो, ठीक है। ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, बहुत ब्यूटीफुल। अब समझते हैं हम लोग क्या है ये जो कंपनी लॉ है, एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे देख लेते एक बार फटाफट। देखो वैसे ये कंटेंट पेज है आपके पूरे इस चैप्टर का, ये सारा कंटेंट रहेगा। 47 कंटेंट्स है, आपको पढ़ने होंगे 40 के 47 कंटेंट्स। बहुत इजी कंटेंट्स है, ज़्यादा वास्ट नहीं है। हर एक इंपॉर्टेंट कंटेंट्स मैंने मेंशन किया है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल है। सबसे पहले आपको जानने को मिलेगा कि कंपनी क्या होता है, फिर आपको जानने को मिलेगा कि यार कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी के, फिर आपको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में जानने को मिलेगा, लिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में जानने को मिलेगा, परपेचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स, limitation of action, separate management, voluntary association for profits, termination of existence, ठीक है। ये सारे आपको पढ़ने को मिलेंगे। देखते हैं आज कितना टॉपिक्स कंप्लीट कर पाते हैं हम लोग, फटाफट चलेंगे हम लोग। ओके, सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा, हाँ जी बताओ, मीनिंग ऑफ कंपनी। अब आपके दिमाग में जब भी कंपनी आता होगा, आपको दिमाग में क्या आता होगा? रिलायंस इंडस्ट्रीज आता होगा, टाटा पावर आता होगा, फिर और बताओ सर, कोलगेट, सर ब्रिटानिया, सर टेस्ला, सर फॉरेन कंपनीज भी जो है वो भी दिमाग में आते हैं सर हमारे। तो आपके पार्ली जी, सर पार्ली जी, सर अमूल, ठीक है। तो ये सारे कंपनीज जो है आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन ये देखो जो जितने भी कंपनीज आप आज तक मतलब जानते हुए आ रहे हो, सारे कंपनीज नहीं है, और सब कंपनीज को, सब बॉडी कॉर्पोरेट को हम लोग कंपनीज नहीं कह सकते। अब तुमको समझाऊंगा मैं धीरे धीरे। जैसे तुम कहते नहीं हो टेस्ला एक कंपनी है, तो हम लोग एज अ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी टेस्ला को एज अ कंपनी नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते सर? क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में। इंडिया में कंपनीज एक्ट के तहत 2013 हो जाए, 1956 हो जाए, जो भी है, इससे पहले था 1956 कंपनीज एक्ट, समझ में आ रहा ना, कंपनीज एक्ट 2013, यही तुमको पढ़ना है सारा उम्र, ठीक है। उसके बाद अगर रिपील हो गया तो नया कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे हम लोग। सर रिपील कब होता है? जब कोई भी कंपनी एक्ट जो प्रेजेंटली चल रहा है वो अगर इतना ज़्यादा एब्सर्ड हो जाए, इतना ज़्यादा इररिलेवेंट हो जाए फॉर योर करेंट जो है ईयर्स में, समझ में आ रहा है। अगर आज के डेट में कोई भी पकड़ लो, कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ज़्यादा ही इररिलेवेंट हो गया क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो अपने को रिपील करना पड़ता है। उसको हम लोग कहते हैं, रिपील को कहते हैं हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंक देना, उसको हम लोग कहते हैं रिपील करना। समझ में आ रहा है? तो रिपील करना होता है। तो अगर हम लोगों ने रिपील करके फेंक दिया इसको, ठीक है, तो दूसरा कोई कंपनीज एक्ट आएगा। जैसे कि 2013 से पहले जो कंपनीज एक्ट था वो था 1956, कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। बहुत एब्सर्ड हो चुका था, बहुत इररिलेवेंट हो चुका था, क्योंकि हम लोगों ने 2013 में आ चुके थे, 50-60 साल बाद ये कैसे रिलेवेंट रहेगा, इसलिए हमने उसको पूरा चेंज कर दिया। सर जो अमेंडमेंट आते हैं फिर वो
सर अमेंडमेंट क्या है सर, हम CSET वाले बच्चे हैं, कुछ पता नहीं हमको, बताओ। देखो कंपनीज में ना, कंपनी लॉ में ना, हर 6 महीने कुछ ना कुछ, हर 6 महीने में नहीं कहूंगा, एज अ स्टूडेंट तुम 6 महीने पकड़ो, लेकिन डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा अपडेट आता रहता है कंपनी लॉ में। थोड़ा थोड़ा चेंजेस जो है वो आते रहते हैं फॉर कंपनीज एक्ट 2013, थोड़े थोड़े चेंजेस। अभी जो चेंजेस है, जब ये थोड़ा चेंजेस है, वेरी स्मॉल अमाउंट, तो हम लोग इसको कहते हैं अमेंडमेंट। अमेंड कर देना, अमेंड मतलब चेंज कर देना, जो भी लिखा है यहाँ पे उसको चेंज कर देना। छोटा अमेंडमेंट है, छोटा चेंजेस है, तो उसको हम लोग अमेंड करते हैं। अगर बड़ा चेंज अगर लाना पड़े, बहुत बड़ा चेंज है, तो उसको हम लोग रिपील करके फेंक देंगे। रिपील मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे इसको उखाड़ के पकड़ लो, कंपनीज एक्ट 2025 लेकर आएंगे। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से होता है। अगर बहुत बड़ा चेंज है तो उखाड़ के फेंकना होगा, अगर छोटा छोटा चेंजेस तो अमेंडमेंट ला सकते हैं हम लोग। अमेंडमेंट 2017, अमेंडमेंट 2020, ऐसे प्रकार से अमेंडमेंट आता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा चेंजेस। और आप एज ए स्टूडेंट, आप सोचोगे सर मेरे को एग्जामिनेशन देना है जून में मेरे को एग्जामिनेशन देना है मेरा, तो अब अगर मैंने आज पढ़ाई किया, पकड़ लो आज फॉर एग्जाम्पल, आज है मार्च, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आज है जनवरी, तो सर जून तक तो बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। एग्जामिनेशन में क्या लिखना है? एग्जामिनेशन में आपको 6 महीने पहले तक के जितने भी चेंजेस है वो लिखना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एग्जामिनेशन हॉल में जाते जाते तुम वेबसाइट चेक करते रहोगे, क्या चेंजेस है देखते हैं, क्या चेंजेस है देखते हैं, फटाफट लिखना है एग्जामिनेशन में। ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया पढ़ोगे कैसे फिर? टाइम कैसे मिलेगा पढ़ने के लिए? तो 6 महीने तक जितने चेंजेस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा मार्च में एग्जामिनेशन है, सॉरी मार्च नहीं, जून में एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये है तुम्हारा जून। इससे 6 महीने पहले 1 2 3 4 5 मतलब दिसंबर के बाद कोई भी अगर चेंजेस आया तो आपको वो पढ़ना नहीं है। दिसंबर से पहले जितने भी चेंजेस है उतना तुमको अप टू डेट होना ही होगा एग्जामिनेशन में बैठने से पहले। क्या ये समझ में आ रहा है? ये तुमको मैं बेसिक ज्ञान दे रहा हूँ फॉर योर कंपनी सेक्रेटरी जर्नी, ठीक है। इतना तुमको याद करके रखना। अब ये जो दिसंबर तक कैसे सर क्या क्या चेंजेस है अपने को कैसे पता चलेगा? ICSI नोटिफिकेशन निकालता है, जो भी चेंजेस है ना ICSI नोटिफिकेशन निकालता है, और मी एज अ टीचर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अमेंडमेंट जो कुछ भी आएगा वो हम लोग अपडेट करते रहेंगे आपको, ठीक है। समझ में आ रहा? तो इसका टेंशन नहीं लेना है, ये टेंशन हमारा। आपको टेंशन ये लेना कि आपको पढ़ाई करना है। समझ में आ रहा है? क्या करना है, कब करना है, वो सब कुछ हम लोग बता देंगे, ठीक है। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं सर। टॉपिक ये है कि जैसे टेस्ला, मैं बता रहा था कि कोई भी कंपनी को हम लोग कंपनी तब कहते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन को हम लोग कंपनी तब कहते हैं अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है। अगर हम लोग वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, तब हम लोग उसको कंपनी कहते हैं, तब हम लोग कहते हैं उसको कंपनी। तो सर क्लियर बात है ना सर, फिर टेस्ला को हम लोग फॉरेन कंपनी कहेंगे? फॉरेन कंपनी, आंसर है नो। फॉरेन कंपनी भी नहीं कह सकते। फॉरेन कंपनी वो होता है जिसका बिजनेस ऑफ ऑपरेशन इंडिया में है। समझो भाई मेरे, जिसका बिजनेस ऑफ ऑपरेशन इंडिया में है, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं, इंडिया में उसका जन्म नहीं हुआ है, इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है इंडिया में, उसका इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है जन्म लेना, बॉर्न। इनकॉर्पोरेशन इंडिया में नहीं हुआ है, लेकिन उसका बिजनेस और ऑपरेशन जो है इंडिया में है। जैसे कि ऊबर, जैसे कि बताओ ऊबर एक फॉरेन कंपनी है। KFC एक फॉरेन कंपनी है। ऊबर, KFC, फिर तुम्हारा खाने में चले जाए पिज्जा हट। समझ में आ रहा है? पिज्जा हट। तो ये सारे जो कंपनीज तुमको, मतलब कॉमन कंपनीज के नाम बता रहा हूं मैं, सो दैट तुम लोग को रेलिवेंट फील कर पाओ। ये सारे जो कंपनीज है, ये क्या है? ये कौन से कंपनीज? ये फॉरेन कंपनीज है। ये है फॉरेन कंपनीज। क्यों फॉरेन कंपनीज? क्योंकि उनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। सर प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जो इंडिया में धंधा कर रहे हैं, जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, जो इंडिया में धंधा कर रहे हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। जो इंडिया में बॉर्न नहीं है, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया में वो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको कहते हैं हम लोग फॉरेन कंपनी।
समझ में आ रहा है? इंडिया में उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से कर ले क्या? देखो ना, देखो रिलायंस, आप टाटा का कुछ भी पकड़ सकते हो, टाटा स्टील, टाटा का तो कॉफी, ठीक है। तो ये सारे बहुत पकड़ सकते हो, मैं इन जनरल टाटा लिखता हूँ, ठीक है। टाटा की बहुत सारी कंपनीज हैं। फिर आपके तनिष्क तनिष्क वगैरह ज्वेलरी जो है ये सब टाटा के है, तो मैं टाटा के अंदर ही ले रहा हूँ इसको, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। उसके अलावा बताओ ना सर, और कुछ बताओ, तुम बताओ। रिलायंस, टाटा, और बताओ, सिर्फ यही तुमको पता है? हाँ जी, अडानी पावर, अडानी पावर कंपनीज के नाम है सर। हाँ जी, हाँ। फिर और बताओ, ओला, ओला, इंडिया, इंडिया में। तो इन सारे कंपनीज को ना हम लोग, इन सारे कंपनीज को हम लोग कहते हैं कंपनीज। क्यों कहते हैं सर इनको कंपनीज? क्योंकि दे आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, दे आर इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड अंडर अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013। क्या ये समझ में आ रहा है? अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इन्होंने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अगर तुम बोलोगे ना सर ये इंडिया में रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेटली करेक्ट टर्म नहीं है कि इंडिया में रजिस्टर्ड हुआ है, ऐसा नहीं कहते हम लोग कहते हैं कि, हाँ बताओ क्या, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ये कहते हैं, या फिर ये 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, कंपनी लॉ। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंटली तो 2013 है, इससे पहले भी बहुत सारे कंपनीज एक्ट थे। मैं तुमको टाइमलाइन दिखाऊंगा, मैं को टेंशन वाली बात नहीं है, टाइमलाइन दिखाएंगे हम लोग आपको कि इससे पहले कौन से कंपनीज एक्ट थे, हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर 1956 का लेते हैं। 1956, इससे पहले जो था वो था 1956। तो जिन्होंने 1956 के कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है इंडिया में, समझ में आ रहा है, एज अ कंपनी, तो वो है कंपनी। तो आप या तो प्रेजेंट कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाओ, या तो प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाओ, लेकिन इनके अंदर, इंडिया के कंपनीज एक्ट के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तब जाके तुम बनते हो कंपनी। इसको हम लोग कहते हैं कंपनी, ऐसे नहीं इंडियन कंपनी ऐसे नहीं कहते, हम लोग क्या कहते हैं, कंपनीज। अब टर्म आता है उनके लिए जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, जैसे कि मैकडोनल्ड, या फिर KFC पकड़ ले, पिज्जा हट, उबर। ये क्या है? ये है फॉरेन कंपनीज, फॉरेन फॉरेन कंपनीज। क्यों सर? क्योंकि इनका इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया हुआ है, आउट ऑफ इंडिया। इनकॉर्पोरेशन मतलब जन्म, आउट ऑफ इंडिया हुआ है, इनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है आउट ऑफ इंडिया, समझे? इनका इनकॉर्पोरेशन क्या हुआ है बताओ? आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में हुआ है। तो सर फिर हम लोग टेस्ला, टेस्ला भी तो सर यूएस का कंपनी है, टेस्ला, ये भी तो सर फिर फॉरेन कंपनी नहीं, क्योंकि इसमें दो कंडीशन फुलफिल करना होगा, एक तो इनकॉर्पोरेशन आउट ऑफ इंडिया एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। अब तुम टेक कंपनीज भी ले सकते हो, जैसे कि तुम्हारा एप्पल हो गया, एप्पल हो गया, फिर माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, AMD वाले हो गए। तो ये सारे क्या है, इनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, ये बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा टर्म हम लोग यूज करेंगे बताओ ना भाई मेरे? हम लोग टर्म यूज करेंगे सर फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनी, ये है फॉरेन कंपनी। टेस्ला जो है ऑन दी अदर हैंड, जो इंडिया में अभी तक आया नहीं है, कोशिश कर रहा है आने के लिए,
कोशिश जारी है। ठीक है, तो इस प्रकार के जितनी भी कंपनीज है जिनका ना तो इनकॉर्पोरेशन हुआ है इंडिया में, ना ही उनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, इनको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट्स। कह सकते हो, बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हो। एक्सक्लूसिवली तुम इनको फॉरेन कंपनीज नहीं कह सकते अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 फॉरेन कंपनीज वो कंपनी है जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में। फॉरेन कंपनीज है वो जो जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और एट द सेम टाइम उनका इनकॉर्पोरेशन जन्म जो है वो इंडिया के बाहर हुआ है, वो है फॉरेन कंपनीज। एंड नॉर्मल कंपनीज कौन से हैं? कंपनीज वो है जिनका इनकॉर्पोरेशन हुआ है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या फिर एनी अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, जिनका जन्म ही हुआ है इंडिया में। समझ में आ रहा है? वो है कंपनीज जैसे कि अमूल, रिलायंस, टाटा, अडानी पावर, ओला। ठीक है, एंड फॉरेन कंपनी जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, AMD, KFC, पिज़्ज़ा हट, उबर, ये सारे क्या है? फॉरेन कंपनीज। एंड टेस्ला क्या है? एक फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट। समझे? अंडर द कंपनीज एक्ट। इसको तुम कुछ भी बुलाओ, लेकिन ना तो तुम इसको फॉरेन कंपनी बुला सकते हो, ना ही तुम कंपनी बुला सकते हो अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में मान्यता नहीं है। देखो, एक तुमको सिंपल चीज मैं बताता हूं। तुम इंडियन सिटीजन हो, इंडियन सिटीजन, इसका कुछ तो तुम्हारा रेगुलेशन होगा ना, कुछ तो मान्यता होगा। तुम इंडियन सिटीजन, तुम अपने आप को इंडियन सिटीजन बुलाओगे तो इंडियन सिटीजन बन जाओगे। बांग्लादेशी कोई बंदा अगर आके बोल रहा है कि मैं इंडियन सिटीजन, वो हो जाएगा? नहीं ना। कुछ तो टर्म्स होंगे, कुछ तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, जिसके तहत अगर वो सेटिस्फाई हो गया तब तुम जाके बन जाओगे इंडियन सिटीजन, है ना? कुछ तो टर्म्स होंगे, राइट? कुछ तो टर्म्स होंगे। अब वो जो टर्म्स है, ठीक है, जो टर्म्स है यहाँ पे, जो तुमको सेटिस्फाई करता है एज एन इंडियन सिटीजन, जो तुमको क्वालिफाई करता है एज एन इंडियन सिटीजन, वो तो तुमको मानना होगा, राइट? तो टेस्ला को हम लोग ना तो कंपनी मान पाएंगे ना तो फॉरेन कंपनी मान पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके फॉरेन कंपनी का जो कंडीशंस है एंड कंपनीज का जो कंडीशन है, वो टेस्ला जो है, बताओ क्या वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता। समझ में आ रहा है? इसलिए ना तो ये कंपनी है ना तो फॉरेन कंपनी। क्या ये समझ में आ रहा है? फॉर कंपनी एंड फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन तुमको समझा दिया है मैंने। आगे देखते हैं हम लोग। सर, कंपनी का डेफिनेशन खत्म नहीं हुआ, बहुत ब्यूटीफुल डेफिनेशन है, सीखेंगे अच्छे से। देखो, ऑरिजिन, थोड़ा हिस्ट्री करेंगे हम लोग। सर एग्जामिनेशन में आएगा क्या? आ सकता है। ऑरिजिन, कंपनी का जो ये, बाप रे, एक सेकेंड, कंपनी का जो ये वर्ड है ना, कंपनी का जो ये वर्ड है, कंपनी का जो ये वर्ड है ना, ये वर्ड एक लैटिन टर्म है। क्या है? लैटिन टर्म है। ठीक है, इस वर्ड का दो अर्थ निकलता है, कम, कम प्लस पनी, कम पनी, कम पैनिस, कम एंड पैनिस। कम का मतलब होता है विथ या फिर टुगेदर, पैनिस का मतलब होता है ब्रेड, मतलब सब लोग मिलजुल के खाना खाना, ईटिंग व्हाट? ब्रेड, ब्रेड खाना, मिल के आके ब्रेड खाना। इस वर्ड से, इस लैटिन टर्म से ये निकला है वर्ड कंपनी। इसका ओरिजिन तुमको समझ में आ रहा है? इसको बनाए थे किसी और काम के लिए, लेकिन इसको यूज हम लोग किसी और काम के लिए कर रहे हैं आज के जनरेशन में। इसको बनाए थे हम लोग बताने के लिए कि हम सब लोग बैठ के मिलके खा रहे हैं ब्रेड। बनाए थे इस काम के लिए, ओरिजिन हुआ था इसका इस काम के लिए 100 साल पहले। ठीक है, एंड अब जो प्रेजेंट मॉडर्न डे मीनिंग है उसका पूरा चेंज हो चुका है। मॉडर्न डे मीनिंग तो भैया अलग ही है। मॉडर्न डे में हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न डे मीनिंग। देखो, दो चीज है तुमको याद रखना होगा। एक है मॉडर्न डे मीनिंग, जो लेमेंस टर्म है, जो तुम समझते हो, जो तुम्हारे पिताजी, मम्मी, पापा, रिलेटिव, दोस्त समझते हैं, लेकिन एज अ कंपनी सेक्रेटरी तुमको लीगल डेफिनेशन याद करना होगा कि कंपनी होता क्या है। वो तुमको लीगल डेफिनेशन समझना है। समझ में आ रहा है? मॉडर्न मीनिंग जो है वो नॉर्मल पीपल के लिए, अंडरस्टूड, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सबके लिए मॉडर्न मीनिंग है कि अच्छा कंपनी ये होता है। जिनको पता नहीं है लॉ, जिनको कंपनीज लॉ पता नहीं है, उनके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बंदा है, उनके लिए मॉडर्न मीनिंग। तुम्हारे लिए है लीगल डेफिनेशन, याद रखना।
तुमको कोई पूछ लिया कि कंपनी क्या है, तुम मत बता, तुम ओरिजिन वगैरह बता मत देना कि हाँ सर कंपनी जो है ना वो कम है एंड पेनिस का मिक्सचर होता है सर, वो होता है तुम्हारा कमिंग टुगेदर टू ईट ब्रेड, उसका मतलब होता है कंपनी। ये ओरिजिन वाला डेफिनेशन मत बता दियो। तुम एज ए कंपनी लॉ ना तो तुम ओरिजिन का डेफिनेशन बताओगे ना तो मॉडर्न मीनिंग, तुमको याद करना होगा लीगल डेफिनेशन जो यहां पर है। करेंगे मॉडर्न मीनिंग देख लेते एक बार। मॉडर्न मीनिंग में कंपनी का मतलब क्या होता है कि एक जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज है जिसका कैपिटल जो है ना वो कंट्रीब्यूट किया जाता है बाय मेनी पीपल। बहुत सारे लोग मिलके पैसा डाल के फिर वो एक साथ आते हैं एंड किस चीज के लिए आते हैं, बिजनेस पर्पस के लिए आते हैं। ठीक है, लाइक माइंडेड पीपल, लाइक माइंडेड पीपल। ठीक है, मतलब ये है कि बहुत सारे सेम विचार रखने वाले, सेम आइडिया, सेम गोल्स रखने वाले लोग, लाइक माइंडेड पीपल एक साथ जॉइंटली आते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, किस काम के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, उसको कहा जाता है कंपनी। यह है मॉडर्न मीनिंग, समझे? यह है मॉडर्न मीनिंग। अब लीगल डेफिनेशन देखेंगे। लीगल डेफिनेशन, जब भी हम लोग लीगल डेफिनेशन पे हम लोग उंगली रखेंगे ना, लीगल डेफिनेशन हमेशा याद रखियो भाई मेरे, लीगल डेफिनेशन हमेशा याद रखियो भाई मेरे कि उसमें आता है कॉरपोरेट बॉडी का वर्ड, कॉरपोरेट बॉडी, कॉरपोरेट बॉडी। अब एक चीज मैं आपको आज बताऊंगा, तुमको ताउम्र याद रखना है इस चीज का। समझाता हूं मैं लीगल डेफिनेशन में क्या है, वही समझाता हूं मैं। देखो, जब भी हम लोग लीगल डेफिनेशन करते हैं ना तो तुमको याद रखना होगा एक चीज कि ये जो हमारा कंपनी है ना, कंपनी बनने से पहले उसको एक बॉडी कॉरपोरेट बनना होता है। बॉडी कॉरपोरेट दोनों अलग हैं, हाँ जी दोनों अलग हैं, लेकिन तुम ये कह सकते हो ये जो कंपनी है ये इसका इवोल्यूशन है। ये इसका क्या है बताओ? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन, पहले बॉडी कॉरपोरेट फिर बनता है कंपनी, पहले बनता है बॉडी कॉरपोरेट फिर बनता है कंपनी। समझ में आ रहा है? जैसे ये पिकाचू, ये होता है राइचू। ठीक है, तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन क्या है जरूर बता दियो कमेंट सेक्शन पे। अच्छा, पिकाचू एंड राइचू, क्या है? इवोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो बॉडी कॉरपोरेट इवॉल्व होके बनता है कंपनी। तो एक चीज बताओ, तुम दिल पे हाथ रख के बताना, ठीक है? मैं देखता हूं कौन कितना बच्चा, कौन कितने बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। ये जो कंपनी है, क्या हर कंपनी एक बॉडी कॉरपोरेट है? आंसर बताओ, तुम्हारे दिमाग में आंसर रखना। एक है आंसर यस, दूसरा है नो। आंसर रखना और तुम मन में बताओ या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, फिर देखेंगे ना हम लोग, इंटरेक्शन होगा अच्छे से। क्या तुम मन से बताओ एक चीज, जब भी देख रहे हो वीडियो, आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, 10 दिन बाद देख रहे हो, 10 साल बाद देख रहे हो, वीडियो सेम रहेगा, वीडियो कोई कंसेप्ट चेंज नहीं होने वाला, लेकिन तुमको कमेंट करना है। बताओ, बॉडी कॉर्पोरेट एंड कंपनी, क्या हर कंपनी, क्वेश्चन सुन लो अच्छे से, क्या हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, आंसर है यस। क्यों? क्योंकि सर हर कंपनी को बनने से पहले उसको बॉडी कॉर्पोरेट बनना होता है। तो राइचू को, राइचू आने से पहले उसको पिकाचू बनना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो हर कंपनी अंदर ही अंदर एक बॉडी कॉर्पोरेट तो जरूर है ना? क्वेश्चन रिवर्स करता हूं मैं, क्या हर पकड़ लो, बॉडी कॉर्पोरेट, इसको हम मैं अरेंज कर देता हूं ब्यूटिफुली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मजा आ जाएगा देख के तुमको। अच्छा, क्वेश्चन ये था, क्या हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर है यस।
अब दूसरा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या हर बॉडी कॉरपोरेट क्या हर बॉडी कॉरपोरेट क्या हर बॉडी कॉरपोरेट क्या हर बॉडी क्या हर बॉडी कॉरपोरेट एक कंपनी है? आंसर है यस या फिर नो। आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। हाँ जी बताओ, फटाफट फटाफट इंटरेक्ट करो भाई, मेरे दिमाग खुल जाएगा। एग्जीक्यूटिव पास कर लोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। बॉडी कॉर्पोरेट, हर एक बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी है क्या? हाँ जी, आंसर है नो। क्यों सर? क्योंकि हर बॉडी कॉर्पोरेट इवॉल्व नहीं हो पाता एज अ कंपनी। जो इवॉल्व कर जाते हैं उसको हम लोग कंपनी कहते हैं। एक बात बताओ, पोकेमॉन में क्या हर पिकाचू राइचू बनता है? नेसेसरी नहीं है सर, उसने इवॉल्व किया ही नहीं कभी। इसलिए मैं तुमको कहता हूं कि हर राइचू एक पिकाचू जरूर है क्योंकि उसने इवॉल्व किया है, लेकिन क्या हर पिकाचू एक राइचू है? नहीं, क्योंकि उसने इवोल्यूशन नहीं किया है। उसी प्रकार से क्या हर कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर है यस, क्योंकि कंपनी बनने से पहले उसको बॉडी कॉर्पोरेट बनना था। बॉडी कॉर्पोरेट उसने बना, उसके बाद वो एज अ कंपनी आया। लेकिन हर बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी नहीं है क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट इवॉल्व ही नहीं हुआ। कंपनीज के नाम बता के मैं तुमको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस। क्या ये कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है? आंसर है यस। क्या ये कंपनी है? आंसर है यस। समझे? कंपनी इसलिए है क्योंकि उसने रजिस्टर कर लिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो इवॉल्व करने के लिए फ्रॉम बॉडी कॉर्पोरेट टू कंपनी, तुमको इवॉल्व करने के लिए तुमको सिर्फ एक ही चीज करना है, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लो तो तुम इवॉल्व कर जाओगे। तुमको बनना तो है बॉडी कॉर्पोरेट ही सबसे पहले, उसके बाद कंपनी। और एक है बॉडी कॉर्पोरेट जिसका नाम मैं तुमको बताता हूं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके नाम पे FCI, इसके नाम पे देखो है क्या, बताओ? कॉर्पोरेशन। इसके नाम पे ही है कॉर्पोरेशन। क्या है ये? एक बॉडी कॉर्पोरेट है, ये कंपनी नहीं है। इसने कभी रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर कभी रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं उसने, या फिर इसके प्रीवियस जो कंपनी लॉ थे उसके अंडर भी उसने रजिस्ट्रेशन कभी भी नहीं लिया। तो वो क्या बन जाएगा? सिर्फ एक बॉडी कॉर्पोरेट। इसने कभी इवॉल्व किया ही नहीं। समझे भाई मेरे? तो यह है दो एग्जाम्पल कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट के बीच में। अब बॉडी कॉर्पोरेट, जैसे तुमको पता है कि रिलायंस एक बॉडी कॉर्पोरेट भी है, कंपनी भी है। क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट इसलिए है क्योंकि उसने सबसे पहले एज अ बॉडी कॉर्पोरेट अपने आप को बनाया, उसके बाद उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया अंडर द कंपनीज एक्ट। ठीक है, रजिस्ट्रेशन लेने के बाद वो बन गया कंपनी, खत्म, सिंपल चीज है। तो कंपनी में एक चीज मैं तुमको बताता हूं, ये जो बॉडी कॉर्पोरेट हम लोग बता रहे हैं ना, बॉडी कॉर्पोरेट और कंपनी, ठीक है, जैसे रिलायंस के बारे में अगर मैं बात करूं, रिलायंस में 90% जो उसका जीन है ना, उसका जीन वो है बॉडी कॉर्पोरेट का। कंपनी का जीन सिर्फ 10%। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं, रिलायंस जो कंपनी है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं। 90% है बॉडी कॉर्पोरेट ही एंड 10% कंपनी, दोनों का मिक्सचर ही है। समझ में आ रहा है? तो कंपनी जो है ना, जब कंपनी हम लोग बताएंगे कंपनी क्या होता है, तो हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बॉडी कॉर्पोरेट का ही डेफिनेशन बता देते हैं कि हाँ ये है कंपनी। ये समझो, थोड़ा एकदम आराम से समझो चीज को। देखो, रिलायंस क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट भी है, कंपनी भी है। कंपनी इसलिए है क्योंकि उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया अंडर द कंपनीज एक्ट, तो अब ये कंपनी है ना। इसको क्या हम लोग बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे? नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहेंगे क्योंकि उसने इवॉल्व हो गया। एक बार कोई पोकेमॉन पिकाचू से राइचू आ गया, क्या हम उसको पिकाचू कहते हैं? नहीं, हम लोग उसको बार बार राइचू बुलाते हैं। ए राइचू कैसन बा, ऐसे करके बुलाते हैं, राइट? तो
इसी प्रकार से रिलायंस क्या है, एक कंपनी है, लेकिन क्या इसमें बॉडी कॉर्पोरेट का फीचर है? हाँ, 90% बॉडी कॉर्पोरेट ही है, क्योंकि कंपनी बनने से पहले वो बॉडी कॉर्पोरेट ही था, उसका आइडेंटिटी थोड़ी ना लूज हो गया। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट ही तो है सबसे पहले, ये फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद सेकंड स्टेज में कंपनी। ठीक है, अब कंपनी एज अ बॉडी कॉर्पोरेट, इसका क्या क्या फीचर है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो मैं तुमको बता दूंगा आज, समझे? तो यहां पे देखो लिखा क्या है, इस वर्ड को अच्छे से समझो। जब हम लोग डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे लिखा होगा कंपनी जो है, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, कंपनी का मीनिंग। कंपनी जो है एक कॉर्पोरेट बॉडी है, मतलब कॉर्पोरेट बॉडी कह लो, बॉडी कॉर्पोरेट कह लो, जो कि एक लीगल पर्सन है विथ अ स्टेटस एंड पर्सनैलिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। मतलब सर, ये सारा जो क्वालिटी है ना, ये बॉडी कॉर्पोरेट का क्वालिटी है। ये जो क्वालिटी मैं तुमको बता रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, ये एक तो लीगल पर्सन, दूसरा उसका अलग स्टेटस है, उसका अलग पर्सनैलिटी है उसके मेंबर्स से। समझो एक चीज, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है? देखना इसको बहुत अच्छे से। देखो, जो बॉडी कॉर्पोरेट होता है ना, जो बॉडी कॉर्पोरेट होता है, इनडायरेक्टली कंपनी कह लो, मतलब जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का तो रहेगा है ना फीचर इसके अंदर। उसका क्या क्या फीचर रहता है, सबसे पहले वो समझो। पहला फीचर ये है ना कि ये अपने इनकॉर्पोरेटर्स से अलग है। ये अपने इनकॉर्पोरेटर्स, जिसको हम लोग कहते हैं मेंबर्स, जिसने बनाया इसको, इससे अलग है, सेपरेट है ये कंपनी। समझा? कंपनी अलग, इसका कंपनी जो है, इसका अलग ही तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक है, अलग ही इसका स्टेटस है, एंड पूरा सेपरेट है, उसका पूरा अलग आइडेंटिटी है। पूरा सेपरेट आइडेंटिटी है इसका कंपनी, इसके इनकॉर्पोरेटर्स से। इनकॉर्पोरेटर्स मतलब वही मेंबर्स से जिन्होंने इसको बनाया। ठीक है, हम लोग हमेशा ना, ये बॉडी कॉर्पोरेट का फीचर है, समझो। ये जो इसके इनकॉर्पोरेटर्स है, जो कि हम लोग कहते हैं एज अ मेंबर, ठीक है, और ये अपना कंपनी, इसको हम लोग कहते हैं लीगल पर्सन। लीगल पर्सन, इसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन भी कहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन। और ये क्या है? ये है रियल पर्सन। कंपनी को हम लोग लीगल पर्सन का दर्जा देते हैं। क्यों दर्जा देते हैं लीगल पर्सन का? क्योंकि उसका एक सेपरेट अलग आइडेंटिटी है। जैसे तुम बॉडी कॉर्पोरेट बन गए ना, तुम्हारा एक अलग आइडेंटिटी होता है। तुम एज अ कंपनी एंड तुम्हारे इनकॉर्पोरेटर्स अलग है। समझे? समझे ना? दो अलग अलग आइडेंटिटी। मतलब तुमने जन्म दिया एक रोबोट को, पकड़ लो, एआई के वर्ल्ड में तुमको इस प्रकार से समझाता हूं कि एक रोबोट है, तुमने उसको जन्म दिया, तो इसका अलग आइडेंटिटी, तुमने इसका, तुम्हारा अलग आइडेंटिटी। समझ में आ रहा है? अजी, इस प्रकार से होता है। ये एक लीगल पर्सन है, लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। ये आर्टिफिशियल पर्सन जरूर है, लेकिन लीगल है, लीगल पर्सन है ये तुम्हारा कंपनी। ठीक है, या फिर बॉडी कॉर्पोरेट, जो भी कह लो। और ये सारे बॉडी कॉर्पोरेट के फीचर्स ये है भाई मेरे। और तुम हो रियल पर्सन, तुम्हारा दोनों आइडेंटिटी है सेपरेट फ्रॉम इट्स इनकॉर्पोरेटर्स। याद रखना इस चीज को। और एक चीज समझ लो, और बहुत सारे हैं, लेकिन एक दो मैं बताता हूं यहाँ पे। बाकी जितने आपके मटेरियल पे रहेगा उतना मैं बताऊंगा, क्योंकि ये पूरा ब्रॉडली तुमको एग्जीक्यूटिव में पढ़ने को, देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसका जो है ना, इसका इसका अलग आइडेंटिटी है ना, ये अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है। ये इसका खुद का सील होगा, इसका खुद का प्रॉपर्टी खरीद सकता है, खुद का सील हो सकता है। ये किसी को सू भी कर सकता है, केस कर देना, सू कर सकता है। और एक खुद भी सू हो सकता है, सूड,
ही इज कैपेबल ऑफ बीइंग सूड, टू सू, इसका खुद का सील होगा, इसका खुद का प्रॉपर्टी होगा, इसका ये बॉडी कॉर्पोरेट का। सर हमने ही तो जन्म दिया है इसको, तो इसका प्रॉपर्टी मेरा प्रॉपर्टी। आंसर है नो, आंसर है नो। याद रखना, ये जो इनकॉर्पोरेटर्स है इनका कोई हक नहीं है इन प्रॉपर्टीज के ऊपर, ये सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट का ही है, इस बात का ध्यान रखना, समझे? क्योंकि ये सेपरेट है, मैं पहले से कह रहा हूं सेपरेट है, सेपरेट है, सेपरेट है, सेपरेट है। क्या है, समझ में आ रहा है? इसको कोई सू कर देगा तो कंपनी सू होगा, समझे ना? कंपनी सू होगा, तुमको नहीं पकड़ेंगे पुलिस, कंपनी को पकड़ेगा। सर कंपनी में तो हम ही है, उसका ना एक अलग से टॉपिक है, पता है? उसको उसको कहते हैं हम लोग लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, क्या बताओ? लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ये अलग टॉपिक है। लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल ये मैं तुमको बताता हूँ, या फिर पिर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, पिर्सिंग मतलब छेद कर देना। अच्छा सुनो, अगर किसी ने कंपनी को सू किया तो तुमको कोई कुछ नहीं करेगा, तुम आजाद हो। कंपनी डूब गया तो तुम्हारे प्रॉपर्टीज को कुछ नहीं होगा, तुम आजाद हो, समझे ना? क्योंकि तुम्हारा प्रॉपर्टी कंपनी का प्रॉपर्टी अलग है। कंपनी डूब गया, कंपनी के प्रॉपर्टी को बेच के हम लोग कर्जा जो है वो तिराएंगे। समझ में आ रहा है? तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ पे, तुम एज ए मेंबर आके यहाँ पे काम करते हो बस। तुम और ये कंपनी अलग है, इनके प्रॉपर्टीज अलग है, सील अलग है, सू है। लेकिन याद रखना, अगर ये जो लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल, हल्का सा झलक तुमको बता के जाता हूँ यहाँ पे। ये होता क्या है? ये होता ये है, किसी ने अगर कंपनी के ऊपर सू कर दिया ना, तो कंपनी एक लीगल पर्सन तो है, लेकिन असली का इंसान थोड़ी है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कहा जाता है कि उसके मेंबर्स और कंपनी के बीच में एक वेल होता है। वेल का मतलब होता है पर्दा। ये हमेशा पर्दा गिरा रहता है, इसको कोई छेड़ता नहीं है पर्दे को। यह पर्दा तभी उठता है जब कोई मैटर हो जाता है, पुलिस आ जाते हैं और एक्चुअली में कंपनी के बेस पे, कंपनी के अंदर बैठ के कौन वो बंदा है जो, बताओ क्या, फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉड को पकड़ने के लिए ही ये पर्दा उठता है। किसी ने अगर तुम पे केस कर दिया, कंपनी के पे केस कर दिया, जब तक ये केस कंपनी के ऊपर है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पुलिस को लगे कि नहीं, यहाँ पे इसके पीछे जो मेंबर्स है इसके, वो लोग बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं, इसके पीछे बैठ के फ्रॉड, पर्दे के पीछे बैठ के फ्रॉड कर रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि सर कंपनी तो अलग है, कंपनी को पकड़ के लेकर जाओ, हमको क्यों पकड़ रहे हैं, तो उन सब टॉपिक में ना ये आता है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जो पर्दे के पीछे बैठे हैं ना मेंबर्स, पर्दा उठा देता है। कौन? लॉ। लॉ कहता है कि लिफ्ट करो कॉर्पोरेट वेल को, पर्दे को उठाओ। पर्दे के पीछे कौन है देखो, जो छुप के बैठ के क्या कर रहा है बताओ? फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉडस्टर्स को पकड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कॉर्पोरेट वेल को, आइडेंटिटी को, ये जो सेपरेट आइडेंटिटी है ना, सेपरेट आइडेंटिटी ताउम्र रहेगा, लेकिन सिर्फ अगर फ्रॉड वगैरह हो गया तब ये सेपरेट आइडेंटिटी हम लोग उठा देंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लाके? कंसेप्ट का नाम है लिफ्टिंग अप ऑफ कॉर्पोरेट वेल। सेपरेट आइडेंटिटी हट जाएगा, तब वो दोनों एक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? वरना ये सब फ्रॉड को पकड़ने के लिए, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम पूरा अलग है, कंपनी अलग है। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने तुमको बताया ना, ये सब बॉडी कॉर्पोरेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अब कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है। क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट अंदर ही अंदर एक कंपनी एक अंदर ही अंदर एक बॉडी कॉर्पोरेट ही है। समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो एक लीगल पर्सन है, उसका स्टेटस एंड पर्सनैलिटी सेपरेट है, अलग है उसके मेंबर्स से, जो मैंने तुमको अभी एक्सप्लेन किया। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब इंसान मेड इनटू वन बॉडी बाय लॉ विथ लीगल पर्सनैलिटी, मतलब तुमने एक इंसान को जन्म दिया, ठीक है, बाय लॉ, लॉ के हिसाब से तुमने एक इंसान को जन्म दिया जिसका एक लीगल पर्सनैलिटी है। कॉर्पोरेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब बॉडी। कॉर्प्स तो अभी भी तुमको पता है। हाँ जी बताओ, अभी भी कॉर्प्स जो है, कॉर्प्स का मतलब क्या होता है? बॉडी ही होता है, हम लोग कॉर्प्स कहते हैं, है ना? अच्छा, मेडिकल टर्म में कॉर्प्स कहते हैं ना हम लोग, ओके।
ऑफन कॉल्ड एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बता रहे भाई। क्रिएटेड बाय लॉ नॉट बाय नेचुरल बर्थ। नेचुरल बर्थ नहीं हुआ इसका, आर्टिफिशियल है लेकिन लीगल पर्सन है, क्योंकि लॉ ने क्रिएट किया है, उसका जन्म नहीं हुआ है किसी माँ की कोख से। समझ में आ रहा है? ओके। ये इंजॉय कर सकता है राइट लाइक अ नेचुरल पर्सन, राइट एंड लाइबिलिटीज लाइक अ नेचुरल पर्सन। मतलब वो जैसे नॉर्मल इंसान, जैसे नॉर्मल इंसान अपने राइट्स को इंजॉय करता है, अपने लाइबिलिटीज को निभाता है, लाइबिलिटीज को वो एग्जीक्यूट करता है, लाइबिलिटीज को वो राइट ऑफ करता है, उसी प्रकार से किसी भी कंपनी के ऊपर, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर राइट्स भी रहेगा उसका, लाइबिलिटीज भी रहेगा उसका, जैसे एक नेचुरल पर्सन के होता है। ठीक है। अब देखो कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी। अब देखो प्रॉपर डेफिनेशन है ये, सेक्शन याद रख लेना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 क्या कहता है? कंपनी मीन्स अ कंपनी जिसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, दिस एक्ट मतलब जो करंट एक्ट चल रहा है, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर इससे पहले जो भी कंपनी लॉ थे उसके अंदर उसने रजिस्ट्रेशन इनकॉर्पोरेशन हुआ है, वो है कंपनीज। कंपनी का मतलब वही है। ठीक है। कॉमन लॉ व्यू मतलब अ लीगल एंटिटी है कंपनी जो सेपरेट है उसके मेंबर्स से, कैपेबल है सरवाइव करना, सरवाइव कर सकता है वो अपने आप बियॉन्ड देयर लाइव्स, मतलब परपेचुअल सक्सेशन। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन याद रखना, इस वर्ड को याद रखना। परपेचुअल सक्सेशन जो है ये क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन जो है इसका मतलब होता है अगर उसका मालिक मर गया, मतलब मेंबर्स मर गया, तो वो मरता नहीं है। मेंबर्स मर गया इसका, दूसरा मेंबर अपॉइंट कर लेंगे भाई, समझे? पकड़ लो टाटा साहब, रतन टाटा के बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने एक्सपायर कर गए, राइट? क्या उनके सारे कंपनीज जो है वो बंद हो गया? क्या उनके सारे कंपनीज बंद हो गए? नहीं, दूसरे लोगों को बिठा दिए ना हम लोगों ने। तो यही बात है यहाँ पे कि अगर इसका मेंबर मर जाता है कंपनी में तो कंपनी मरता नहीं है, वो सरवाइव कर सकता है बियॉन्ड देयर लाइव्स। समझे पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं हम लोग कंपनी? ये एक लीगल डिवाइस है फॉर सोशल इकोनॉमिकल गोल्स, कंबाइंड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड लीगल इंस्टीट्यूशंस। तो इन सब गोल हो सकता है, पॉलिटिकल गोल, सोशल, इकोनॉमिक, लीगल। ठीक है, गोल्स अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, डेफिनेशन बाय लॉर्ड जस्टिस जेम्स। लॉर्ड जस्टिस जेम्स क्या कहते हैं? An association where many contributes money's worth to a common stock for trade, business, sharing profit, losses. The stock is company's capital. Members own shares representing their proportion. मतलब ये है कि एक एसोसिएशन ऑफ पीपल है, मतलब लोगों का एक साथ आना, ठीक है, मनी कंट्रीब्यूट करना, और मनी को हम लोग कॉमन स्टॉक कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल, लीगल टर्म्स में कैपिटल कहते हैं। और जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया उसका उतना शेयर रहता है उस कंपनी में। तुम जितना शेयर्स खरीदोगे, जितना कंट्रीब्यूट करोगे, उतने का मालिक तुम कंपनी का। समझ में आ रहा है? तुमने एक शेयर खरीदा कंपनी रिलायंस का, तुम एक शेयर के मालिक। समझे? क्या है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ओके ओके ब्रो। नेक्स्ट है key takeaways. A company has its own distinct legal personality separate from the people who owns and manage it. ये सिंपल टर्म में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, आज का क्लास मैं यहीं तक रखूंगा जहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ के पूरा बेसिक। अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो फटाफट हम लोग जाएंगे, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन वगैरह वगैरह, ये बहुत ईजिली हो जाएगा। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग मेंबर्स, कंपनी, लैंडमार्क केसेस देखेंगे, बहुत कुछ देखना है हमको। ठीक है, बहुत अच्छे से करेंगे। CSET का है तो मुझको बहुत बैकग्राउंड दे के आपको समझाना पड़ता है। क्लासेस थोड़े लंबे हो सकते हैं लेकिन डेफिनेटली आपका वर्थ इट होगा।
जो आज हम लोगों ने किया है उसका मैं MCQs आपको प्रोवाइड कर दूंगा, MCQ ज़रूर प्रैक्टिस करना सो दैट आपका एग्जामिनेशन एक ही अटेम्प्ट में निकल जाए। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।